मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बीएड धारक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि आज की मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिससे कई ऐतिहासिक और जनहितैषी निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लंबित एक महत्वपूर्ण विषय, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत नियुक्ति के उपरांत सेवा से पृथक किए गए 2621 बीएड धारक सहायक शिक्षकों के हित में उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं और एक लंबे समय से जिस विषय की प्रतीक्षा हो रही थी, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के आधार पर आज मंत्री परिषद ने निर्णय लिया कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। भारतमाला परियोजना से जुड़ी जांच के तहत ईओडब्ल्यू ने आज बड़ी कार्रवाई की। तेलीबांधा स्थित दशमेश बिल्डर्स के कार्यालय में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की और जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई परियोजना से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की गई है। छापेमारी के दौरान ऑफिस को सील किया गया। वहीं ईओडब्ल्यू की टीम अंदर दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी है। ये कार्यालय तेलीबांधा तालाब के सामने स्थित है, जिससे ये इलाका अचानक गतिविधियों का केंद्र बन गया। जल जीवन मिशन में देरी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल जीवन मिशन का 50-60% काम पूरा हो चुका है और शेष तेजी से प्रगति पर है। भारत सरकार ने इसकी समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही के चलते योजना 2 साल देरी से शुरू हुई और 2 साल केवल खुदाई में ही निकल गए। वर्तमान सरकार इसे प्राथमिकता देते हुए तय समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, जल जीवन मिशन का काम भौतिक रूप से देखें तो लगभग 50 से 60% ही हुआ है और उस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने इस योजना को पूर्ण करने की अवधि 2028 तक बढ़ाई है और हमारी राज्य में, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि राज्य सरकार ने जो दुर्दशा की, कांग्रेस की सरकार ने जो दुर्दशा की जल जीवन मिशन के काम का, 2 साल विलंब से प्रारंभ किया और उसके 2 साल विलंब से ट्यूबवेल की खुदाई का ऑर्डर किया। यानी हमारे राज्य में जल जीवन मिशन का काम तकरीबन 4 साल बाद कांग्रेस के कुकर्मों के कारण हुआ और उसके कारण से छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ हुई है। पर हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि राज्य में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू अल्पसंख्यकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। गृह मंत्री ने बताया कि जो पाकिस्तानी अल्पसंख्यक वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, उन्हें राज्य में रहने की अनुमति दी गई है। वे केंद्र सरकार द्वारा लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर
सकते हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार इस विषय को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से देख रही है और इस प्रक्रिया में उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उस पर केंद्र से मार्गदर्शन हम लोगों ने मांगा था और अब तो स्पष्ट वहाँ से निर्देश भी इस बात के हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान पीड़ित हैं वो अभी रह सकते हैं और कालांतर में CAA के अंतर्गत वो आवेदन भी करके भारत की नागरिकता के लिए कोशिश कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कर्रे गुट्टे की पहाड़ियों में जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन और शांति वार्ता को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब तेलंगाना में नक्सली मारे जा रहे थे तो पीड़ा जताई जा रही थी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी मारे गए तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 400 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, तब किसी ने वार्ता की बात नहीं की। शांति वार्ता की पेशकश करने वाले संगठनों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, ये लोग होते कौन है? दाल में जरूर कुछ काला है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से ये स्पष्ट करने की मांग की कि वार्ता में उनकी ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा। ये लोग कौन है एक प्रश्न है और ये लोग तब कहाँ थे एक और प्रश्न है। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं और ये हैं कौन बोलने वाले भी। जिनको बात करना है, चर्चा करना है, वो करेंगे। ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए। ये कौन होते हैं बोलने वाले। मसला ये है कि कहीं दाल में काला है, कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे। अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से। और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बस्तर के पीड़ित जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए और उसके बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि IED ब्लास्ट से जिनके पैर उखड़ गए उनका क्या हुआ, उनके लिए कौन तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। जिनको आज भी IED ब्लास्ट से जानवर मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, तब ये क्यों कुछ नहीं कहते हैं। आज ये 300 की संख्या में हम समुदाय और समितियां और व्यक्तिगत ये सब ये एकदम गलत प्रोपेगेंडा है, पूरे देश को गुमराह करने वाला।